यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। रात काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भले ही पूर्व रॉ एजेंट को एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डालने पर सरकार को घेर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर देश की जनता पूर्व रॉ एजेंट की तारीफों के पुल बांध रही है। एक यूजर ने लिखा कि अमेरिकी एजेंसी ने पूर्व रॉ एजेंट को न्यूयॉर्क में खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल पाया। हमें उस एजेंट पर गर्व है, सारे सुपर हीरो सलामी दे रहे हैं। एक और यूजर ने एक लड़की के नाम का जिक्र करते हुए उसे पूर्व रॉ एजेंट की गर्लफ्रेंड बताया और अमेरिकी एजेंसियों को उस लड़की पर नजर रखने की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा करने से पूर्व रॉ एजेंट को जल्दी ढूंढने में मदद मिलेगी। आगे इस यूजर ने लिखा कि उसकी पहचान गुप्त रखते हुए उसके अकाउंट में $15,000 का रिवॉर्ड डिपॉजिट कर दिया जाए। यानी लोग अमेरिका के मजे भी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई और पोस्ट भी वायरल हो रही हैं, जिसमें लोग पूर्व रॉ एजेंट का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा ही एक पोस्ट देखिए जिसमें पूर्व रॉ एजेंट को बीच में खड़ा दिखाया गया है और सारे सुपर हीरो उसके सम्मान में झुके हुए नजर आ रहे हैं। एक और पोस्ट देखिए, इसमें यूजर ने एक मैप शेयर किया है जिसमें एक जगह भाड़ को पूर्व रॉ एजेंट की करंट लोकेशन बताया गया और अमेरिका को भाड़ में जाने की नसीहत दी गई, यानी गो टू भाड़। एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग पूर्व रॉ एजेंट को हीरो बता रहे हैं, दूसरी तरफ उसका नाम एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डालने पर लोगों का गुस्सा अमेरिका पर फूट रहा है। ऐसी एक पोस्ट में एक यूजर ने ओसामा बिन लादेन और लीबिया के तानाशाह गद्दाफी की तस्वीर शेयर करते हुए अमेरिका को निशाने पर लिया और लिखा कि क्या अमेरिका ने इनको मारने से पहले संबंधित देशों से मंजूरी ली थी क्या? आगे पोस्ट में सवाल उठाया गया कि क्या अमेरिका ने नसरल्ला और याहिया सिनवार और दूसरे हमास नेताओं को मारने से पहले पूछा था क्या? ऐसी एक और पोस्ट में एक यूजर ने पूर्व रॉ एजेंट पर एफबीआई के डायरेक्टर के बयान को शेयर करते हुए लिखा कि आप करो तो संस्कार, दूसरा करे तो कैरेक्टर खराब है। देश की पब्लिक साथ दे रही है सरकार का, रॉ के पूर्व एजेंट का, और यहां का विपक्ष इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहा है। अब आपको वो पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं कि अमेरिका ने पन्नू मामले में भारत के एक्स एजेंट पर क्या आरोप तय किए, जिनके आधार पर अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने उसे अपनी वांटेड लिस्ट में डाला है। उसके बारे में भी जानिए। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में मर्डर फॉर हायर यानी भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। आरोप है कि पूर्व रॉ एजेंट अभी फरार चल रहा है और इस मामले में दाखिल पहली चार्जशीट में भारत के इस एक्स एजेंट को कोड नेम CC1 दिया गया, यानी उसे केस में को कॉन्स्पिरेटर बताया गया है। आरोप है कि भारत के एक्स एजेंट ने हत्या की साजिश में शामिल अपने सहयोगी को विक्टिम के घर का पता, फोन नंबर और उसकी पहचान से जुड़ी दूसरी जानकारियां मुहैया करवाई। भारत के एक्स एजेंट के जिस सहयोगी का जिक्र एफबीआई ने किया है उसका नाम निखिल गुप्ता बताया गया है, जिसे पिछले साल चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया था। निखिल गुप्ता को पहले ही पन्नू की हत्या की कथित साजिश में केस चलाने के लिए अमेरिका डिपोर्ट किया जा चुका है और अभी वो जेल में बंद है। 18 पन्नों की चार्जशीट में एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें न्यूयॉर्क में दो लोग कार के अंदर डॉलर्स का लेन देन कर रहे हैं, जिसको लेकर एफबीआई का दावा है कि भारत के एक्स एजेंट और निखिल गुप्ता की तरफ से यह रकम कथित किलर को आतंकवादी पन्नू की हत्या के लिए दी गई थी। एफबीआई ने भारत के कथित एक्स एजेंट की 3 तस्वीरों के साथ एक वांटेड पोस्टर भी जारी किया है और दावा किया है कि आरोपी के खिलाफ 10 अक्टूबर को ही गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। एफबीआई की चार्जशीट में एक्स एजेंट को लेकर कई और दावे किए गए। चार्जशीट के मुताबिक भारत के जिस एक्स एजेंट को आरोपी बनाया गया है वो भारत का सरकारी कर्मचारी है। उसने कथित तौर पर एक आपराधिक सहयोगी के साथ मिलकर साजिश रची और अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने पर अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कोशिश की। चार्जशीट में दावा किया गया है कि भारत के एक्स एजेंट को 2 और नामों से भी जाना जाता है। इस केस में भारतीय एक्स एजेंट दूसरा आरोपी है जिस पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट के मुताबिक भारत के एक्स एजेंट ने अपनी पोजीशन को सीनियर फील्ड ऑफिसर के तौर पर मेंशन किया, जिसकी जिम्मेदारियां सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस की। चार्जशीट में यह भी दावा है कि भारत का यह एक्स एजेंट पहले भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में रह चुका है और उसे अधिकारियों को दी जाने वाली बैटल क्राफ्ट और वेपन की ट्रेनिंग मिली है। आगे चार्जशीट कहती है कि यह एक्स एजेंट भारत से हत्या की साजिश रच रहा था और उसके लिए उसे निर्देश दिए गए। हालांकि भारत के एक्स एजेंट की जिस तस्वीर में उसे सेना की यूनिफॉर्म में दिखाया गया है उसमें रैंक की पहचान के लिए ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे उसके अफसर होने का पता चल पाए, लेकिन चार्जशीट में उसे सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बता दिया गया। अमेरिका के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जिस एजेंट के नाम का जिक्र किया जा रहा है वो अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। भारत सरकार पहले ही अमेरिकी धरती पर किसी अमेरिकी नागरिक की हत्या की ऐसी किसी भी साजिश में शामिल होने से इनकार कर चुकी है।
पिछले साल अमेरिका के आरोपों के बाद भारत सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी भी बनाई थी। अमेरिका ने इस मामले में भारत से मिले सहयोग पर संतोष जताया है। अब आपको उस केस के बारे में भी बताता हूं जिसमें एक्स एजेंट को एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डाला गया। दरअसल पिछले साल वेस्टर्न मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका की जमीन पर आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची गई, जिसे नाकाम कर दिया गया। पन्नू अमेरिकी नागरिक है और भारत ने उसे आतंकी घोषित किया हुआ है। इस मामले में बाद में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस मामले में न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर किया था। इसी केस में निखिल गुप्ता और भारत के एक्स एजेंट पर पन्नू की हत्या की प्लानिंग के लिए आरोपी बनाया गया। आरोप है कि पन्नू की हत्या के लिए $1 लाख की सुपारी दी गई, जिसके एडवांस के तौर पर $15,000 की पेमेंट न्यूयॉर्क में की गई। गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिकी नागरिक है। अमेरिका अपनी ही जमीन पर अपने नागरिक की हत्या की साजिश से भड़का हुआ है और अमेरिकी कोर्ट में वकील यह कहकर पन्नू का समर्थन कर रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो अपने बोलने की आजादी के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए उसे खामोश करने की साजिश की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिसे अमेरिका बोलने की आजादी कह रहा है उसे दरअसल आतंकी हमले की धमकी कहना चाहिए, क्योंकि पन्नू आए दिन भारत को किसी ना किसी बात पर धमकाता है। कभी वो एयरपोर्ट तो कभी फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देता है, कभी वो भारत के प्रधानमंत्री को धमकी देता है, कभी देश की संसद पर हमले की धमकी देता है, कभी कनाडा में हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी देता है, कभी पंजाब तो कभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देता है, कभी राम मंदिर को लेकर धमकी देता है। साल 2020 में गृह मंत्रालय ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था। गृह मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका में रहने वाला पन्नू गैर कानूनी संस्था सिख फॉर जस्टिस का अहम सदस्य है। पन्नू सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल है। पन्नू राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल है और पंजाब में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की साजिश रच रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को यूएपीए के तहत सिख फॉर जस्टिस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। पन्नू जो कर रहा है, अगर वो बोलने की आजादी के लेवल पर आता है और इसलिए उसे कुछ भी करने दिया जा सकता है, तो कोई अमेरिका से पूछे कि तुम्हारे यहां कोई घुसता है तो इतने 10 लेवल की चेकिंग क्या करते हो? फिर जाने दो लोगों को, जब कोई घटना होगी तो पकड़ना। भाई तुम्हारा लॉजिक यही है ना कि पन्नू जब कोई आतंकी हमला कर दे, किसी को मार दे, तब वो तुम्हारी नजर में आतंकी होगा। तो जो लोग आ रहे हैं उनको भी तभी पकड़ना ना भाई, जब वो आतंकी साबित हो जाए, कोई आतंकी घटना कर दें। वहां तो लेके टों करके कपड़े उतार के चेक करते हो। अपने मामले में तो दुख होने लगता है। जो लोग अमेरिका में पूर्व रॉ एजेंट के मोस्ट वांटेड होने को लेकर भारत में ही अपने ही देश पर सवाल उठा रहे हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि रॉ जैसी खुफिया एजेंसियां आज कोई नरेंद्र मोदी के दौर में नहीं बनी है। रॉ का अपना एक इतिहास है और सालों साल से रॉ देश के लिए काम कर रही है। रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका गठन आज से 56 साल पहले हुआ था। 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने नई खुफिया एजेंसी बनाने के लिए कहा था। इससे पहले सिर्फ एक फुल फ्लेजेड खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ करती थी, यानी आईबी। लेकिन बाद में देश के लिए दूसरी फुल फ्लेजेड खुफिया एजेंसी की जरूरत महसूस की गई जो विदेशों से भी जानकारी जुटा सके, जिसकी वजह से 1968 में रॉ अस्तित्व में आई, जिसे फॉरेन इंटेलिजेंस का काम मिला, यानी विदेशी धरती से जानकारी जुटाकर भारत की सुरक्षा में योगदान देने का। तो नरेंद्र मोदी ने रॉ को बनाया नहीं, और इसके पहले जो रॉ के एजेंट्स रहे वो भी देश के लिए खुफिया जानकारी जुटाते थे, कोवर्ट ऑपरेशन करते थे। उन्हें मटर छीलने के लिए हायर नहीं किया गया था। रॉ को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसका भी बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। रॉ को बनाने के 3 साल पहले भारत पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच 22 दिन युद्ध चला। इस युद्ध में हमेशा की तरह पाकिस्तान पर भारत भारी पड़ा, लेकिन युद्ध में भारत को एक कमी महसूस हुई कि उसके पास पाकिस्तान से जुड़ी गुप्त जानकारियों की कमी थी। पाकिस्तान के पास हथियारों की बहुत कमी हो गई थी और उसे हथियार कहीं और से मिलने की संभावना भी नहीं थी, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने पर रोक लगा दिया था। लेकिन भारत को यह गुप्त जानकारी सही समय पर नहीं मिल सकी कि पाकिस्तान के पास हथियारों की कमी हो गई। इस जानकारी के अभाव के बीच ही युद्ध विराम हो गया और जिस दिन युद्ध विराम हुआ उस दिन तक पाकिस्तान के सारे हथियार खत्म हो चुके थे। अगर पाकिस्तान से जुड़ी सटीक जानकारी पहले मिल गई होती तो 1965 के युद्ध में भारत कहीं और बड़ी जीत हासिल करता और पाकिस्तान सरेंडर कर चुका होता। रॉ के पूर्व प्रमुख शंकरन नायर ने अपनी एक किताब में इसका जिक्र किया कि भारत को सटीक जानकारी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि इसे जुटाने का काम नकारा जासूसों के पास था। इसी के बाद यह तय किया गया कि नई खुफिया एजेंसी का गठन होगा, जिसका काम देश के बाहर की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना होगा, कोवर्ट ऑपरेशंस करना होगा। इसी में 1968 में आईबी के बेस्ट ऑफिसर्स और जासूसों को लेकर
रॉ का गठन किया गया। रॉ के पहले चीफ RN काव थे, जो उस वक्त IB के डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे। इसके अलावा शंकरन नायर को डिप्टी बनाया गया, जो बाद में रॉ के चीफ बने। तब IB में काम कर रहे 250 लोगों को सिलेक्ट करके रॉ में ट्रांसफर किया गया। रॉ अपने एजेंट सीधे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही सिलेक्ट कर लेती। शुरू में इसका मजाक भी बना, क्योंकि रॉ के लोगों के रिश्तेदार दोस्तों को नौकरियां मिल रही थी। लोग इसे मजाक में रिलेटिव्स एंड एसोसिएट्स वेलफेयर एसोसिएशन कहने लगे थे। लेकिन बाद में रॉ ने अपने सिलेक्शन का तरीका बदला और बहुत टफ एग्जाम कर दिया गया। जैसे जैसे देश पर बाहरी खतरा बढ़ता गया, वैसे वैसे रॉ की जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। आज की डेट में रॉ देश की सुरक्षा के लिए सबसे अहम एजेंसी है और इसका दुनिया में नाम है। जो लोग खुफिया एजेंसीज के एजेंट्स को लेकर देश पर सवाल उठाने लगते हैं, उन्हें यह पता नहीं क्या कि एजेंट्स काम कैसे करते हैं और कैसे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश के लिए काम करते हैं। बॉस, यहां देश में हर आदमी यह चाहता है कि वो एक रील भी बनाए ना, तो उसके मिलियन में व्यूज आ जाए। हर आदमी पहचान के लिए मरा जा रहा है। और आप सोचिए कि रॉ के एजेंट्स ऐसे होते हैं जो जिंदगी अपनी लगा देते हैं बिना किसी को पहचान बताए कि वो देश के लिए इतना समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। जान चली जाएगी तो भी नहीं बता सकते। कई बार तो परिवार को भी नहीं पता होता कि रॉ के एजेंट है उनके घर के लोग। ऐसे लोगों पर आप सवाल उठा रहे हो। रॉ पर आधारित एक किताब है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। इसमें एक किस्सा बताया गया है। एक बार रॉ में काम कर रहे किसी एजेंट विक्रम सिंह को विशाल पंडित बनकर मॉस्को जाना पड़ा। इसके बाद उनके परिवार वालों को भी अपना नाम बदलना पड़ा। विदेश में सीक्रेट पोस्टिंग के दौरान उनके घर बच्चा पैदा हुआ तो उसका सरनेम भी नकली रखा गया और वो सरनेम पूरी उम्र उसके साथ चिपका रहा। ऐसी जिंदगी जीते हैं इस देश के खुफिया एजेंट्स। रॉ एजेंट्स की जब भी बात होती है तो रविंद्र कौशिक का नाम जरूर लिया जाता है। रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि रविंद्र कौशिक वो खतरनाक जासूस थे जो पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गए। रविंद्र कौशिक राजस्थान के रहने वाले थे और एक एयरफोर्स ऑफिसर के बेटे थे। जब रविंद्र कौशिक कॉलेज में थे तब रॉ ने उनकी भर्ती कर ली। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में अंडर कवर ऑपरेशन के लिए दिल्ली में 2 साल ट्रेनिंग मिली। इसके बाद 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर के तौर पर पाकिस्तान चले गए। रविंद्र कौशिक ने वहीं पर कराची यूनिवर्सिटी से LLB की और फिर पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन की। उन्होंने पाकिस्तान में अमानत नाम की स्थानीय लड़की से शादी की। उनका एक बेटा हुआ। पाकिस्तान की सेना में रविंद्र कौशिक मेजर की रैंक तक पहुंच गए। 1979 से लेकर 1983 तक रविंद्र कौशिक ने अहम खुफिया जानकारियां भेजी। उन्हें इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। बाद में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और वो करीब 16 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। 2001 में सिर्फ 49 साल की उम्र में पाकिस्तान के मियां वाली जेल में ही उनकी मौत हो गई। तब तो किसी ने नहीं पूछा इंदिरा गांधी से कि अरे अरे भारत का एजेंट पकड़ा गया पाकिस्तान में, भारत की सरकार क्या कर रही है। बॉस, आप देश में विपक्ष में बैठे हैं, आपका काम है मोदी सरकार से सवाल पूछना, लेकिन कहीं तो एक लाइन ड्रॉ होगी, कहीं तो देश दिखेगा कि सिर्फ मोदी ही दिख रहा है। रॉ एजेंट्स के ऐसे गजब गजब किस्से हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएं। एक बार तो रॉ एजेंट्स ने एक बाल से पता लगा लिया था कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब बना रहा है। यह बात 1974 की है, जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी चोरी छुपे एटम बॉम्ब बनाने पर काम शुरू किया। इसका पता लगाने के लिए रॉ एजेंट्स को काम पर लगाया गया। अफवाहें यह थी कि पाकिस्तान पंजाब के कहूटा में परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि कैसे हो? इसके लिए रॉ ने पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को एक्टिव किया। बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से सीक्रेट तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। वहां तक पहुंचना किसी और के लिए बेहद मुश्किल था। ऐसे में रॉ ने अपने ऑपरेशन के लिए अनोखा तरीका निकाला। रॉ एजेंट्स ने पाकिस्तान के कहूटा में एक नाई की दुकान का पता लगाया। यह वही दुकान थी जहां पर पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। नाई की दुकान में एक वैज्ञानिक के पीछे पीछे रॉ के एजेंट गए। बाल कटवाने के बहाने उस वैज्ञानिक के कटे हुए बालों को चुपके से उठा लिया। इन बालों को किसी तरह से लैब टेस्ट के लिए भारत भेजा गया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पाकिस्तानी वैज्ञानिक के बालों में रेडिएशन के अंश मिले। इससे भारत को पता चला कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब बनाने में काम में लगा हुआ है। आप सोचिए कैसे ये लोग काम करते हैं, और आप उसको विलन बता रहे हो क्योंकि अमेरिका ने कह दिया। अरे आप भारतीय हो क्या अमेरिकी हो बॉस? इसलिए मुझे लगा कि यह चैप्टर आपको दिखाना चाहिए, और इस देश में जितने खुफिया एजेंट्स काम कर रहे हैं ना, उन सबको सल्यूट करना चाहिए।